चलिए कक्षा प्रारंभ। सौरभ भैया के पास जाऊंगी बेटा। हाँ देखिए, जब तक आपको ये ना नहीं पता होगा कि एक बिजनेस है, बिजनेस हो रहा है, तो वहां पर किस चीज को क्या बोलना है, तो आपकी अकाउंटिंग नहीं समझ आएगी। अब बिजनेस अपन दो तरह से समझते हैं। एक तो बना बनाया सामान खरीदना और बेचना, रिटेल जिसको हम बोलते हैं, या दूसरी भाषा में भी कॉल इट एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या? बाय करना और सेल करना। बट यही बॉटल मैं मैन्युफैक्चर भी तो कर सकती हूँ प्लास्टिक से, कहीं तो बनती होती है। तो बॉटल बनाकर बेचना वो होता कहलाता है मेक एंड सेल। मेक एंड सेल मैन्युफैक्चरर्स का जो काम है। तो अपन क्या एक ब्रॉड फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं अकाउंट्स की टर्म समझने में कि किसको क्या बोलना है। ठीक है, ये अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है तो कुछ सामान ही बनाती होगी। क्या सामान बनाती है? कोई भी सामान बता दो, अपन उसकी फैक्ट्री। अपना बोर्ड, अपना पेन, कोई भी फैक्ट्री खोल सकते हैं आज। क्लोथ्स, कपड़ा, शर्ट, सारा जेंट सेक्शन। और जेंट्स में भी हम सिर्फ शर्ट बनाते हैं। मशीन पे बनता हुआ फैक्ट्री। शर्ट बनाने में धुआं आता है क्या? धुआं निकलता है शर्ट बनाने में? धुआं होगा तो मैं ऐसे करके यहाँ ऐसा दिखाऊंगी, ये फैक्ट्री है, फीलिंग। बताओ। रेमंड्स फैक्ट्री। रेमंड्स की बढ़िया एक क्लास क्वालिटी का हम मटेरियल मंगाते हैं और शर्ट बनाते हैं रेमंड्स। आपके स्कूल में भी एक एडमिन ब्लॉक होता है, अपन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से सारा का सारा काम को कंट्रोल किया जाता है। मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, वो फैक्ट्री में तो चेयर डाल के नहीं बैठेंगे। उनके लिए बढ़िया एसी कैबिन और वो सब आप इमेजिन करो, बड़े बड़े। तो वो एडमिन ऑफिस होता है। तो एडमिन ऑफिस के अंदर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? एक टेबल होगी, चेयर होगी। टेबल है तो कंप्यूटर होगा ही होगा। कंप्यूटर के साथ आपको पता है आजकल प्रिंटर निकालना तो बहुत ही जरूरी है प्रिंट आउट्स के लिए। यहाँ पर क्या लगा है? एसी लगा है। एसी है तो मेरी ड्राइंग थोड़ी समझ जाना है, ऐसी है। पंखा भी लगा। पानी पीने के लिए सबके लिए यहाँ क्या लगा है? वाटर कूलर लगा, आराम से सब पानी पिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, बहुत सारी टेबल है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। जैसे नॉर्मली कंपनी में जो इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग जैसे इंजीनियर्स होते हैं, जो कितना कपड़े की बारीकी समझते हैं, कितना मोटा कपड़ा उसमें कैसे चलना है। टेलर हो सकते हैं। मम्मी कहते कि मम्मी कब आएगी बताओ ना। आज तो नहीं आएंगी। तो कितने दिन बाद? मंडे। कितने दिन बाद? मंडे। कितना दिन बाद? 2 दिन। और तविष्का की? और तविष्का की मम्मी? वो अभी आने वाली है बेटा, 2 मिनट में। आधे घंटे बाद। तो उनको फोन लगा के बोलो कि तविष्का उठ के अभी लेके आए। नहीं, वो कराटे क्लास में है। अरे यार, अब आपको और क्या? आधे घंटे। आधी घंटे बाद वो ही आने वाली है। तो उनको बोलो जब भी जब वो आ जाए तो उसको लेके आए। बोलो।
बेटा वो कराटे क्लास में है, 1 घंटे बाद फ्री होगी तब मैं बोल दूंगी तो वो ले आएंगे। पक्का बोलना मत भूलिए। जी सर। हाँ, तो अब आप एक इमेजिन करिए कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, तो वहाँ ये एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं बड़े बड़े जो डिसीजन ले रहे हैं कंपनी के, यहाँ एक ओनर भी बैठा है यहाँ पर। चाय कॉफी कुछ दे दो, कॉफी छाछ दे दो, मखाने दे दो, कॉफी, ब्लैक कॉफी दे दो, नुकसान करती है, दिन भर चाय कॉफी पिला रहे हो, दिन भर चाय चाय पिला रहे हो, ब्लैक कॉफी दे दो, ब्लैक टी दे दो। ओनर भी तो बैठेगा जो मालिक होगा। ये मैंने ओनर बना दिया। ओनर ने किस किस को अपॉइंट किया है? अच्छा, डॉक्टर की जरूरत फैक्ट्री में नॉर्मली नहीं होती, इंजीनियर की होती है, सीए की हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस की हो सकती है अगर फैक्ट्री है, रेमंड्स फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सीएस की जरूरत होगी। एमबीए पर्सन होते हैं, एमबीए समझते हैं, एमबीए लोग करते हैं। तो एमबीए का काम है, एमबीए एक फाइनेंस में है, उसका काम है पूरी कंपनी का फाइनेंस हैंडल करना। एमबीए जो मार्केटिंग में करा हुआ बंदा होगा उसका क्या काम है? दिन भर रेमंड्स की शर्ट को बेचना। एमबीए इन एचआर जो करा हुआ होगा उसका क्या काम है बता सकते हैं? एचआर मैनेजर कभी सुना है? कंपनी के अंदर जितने भी लोगों की भर्ती होगी वो ये डिसाइड करे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो अगर आपको इस तरह मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते 11th में ही मेरा टारगेट रहता है कि आपको एक समझ आए कि कॉर्पोरेट में किन किन चीजों की जॉब निकलेगी, उन चीजों की जॉब निकलेगी जिससे कंपनी चलती है। तो ये एमबीए जो करते हैं दुनिया भर की आप यूनिवर्सिटी से, तो हमेशा देखना कोई बोले ना मैंने एमबीए किया है, उससे जरूर पूछना कायम है, क्योंकि मास्टर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, इसीलिए आप एडमिन ब्लॉक में बैठे हो। तो किस चीज में आपने स्पेशलाइजेशन करा है? फाइनेंस में करा है तो कंपनी का पूरा फाइनेंस हैंडल करना, पैसा कंपनी में आएगा कैसे और जाएगा कैसे। मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट को मुझे भोपाल में बेचना है, एपी में बेचना है, इंडिया में बेचना है, एशिया में बेचना है कि पूरे वर्ल्ड में बेचना है। ये मार्केटिंग मैनेजर का एक विजन होगा। जो हेड ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं ना, कितने लोग अपने आप को बोलते हैं मैं मार्केटिंग हेड हूँ फलानी कंपनी का, तो उनका काम ही यही है कि ओनर है, ओनर ने तो क्या एक धंधा सेट कर दिया, शुरू कर दिया कि भाई हमारा ये है। अब उसको कितना आगे ले जाना है वो अकेला कभी डिसाइड नहीं करता, उसकी जो टीम होती है कोर टीम वो डिसाइड करती है। एचआर मैनेजर रखना जरूरी हो जाता है अगर कंपनी में आपके 100-150 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्योंकि ओनर मान लो मैं थोड़ी इतना मेरे पास टाइम होगा कि एक एक बंदे जो गार्ड की नौकरी है या अकाउंटेंट अपॉइंट करना है तो क्या मैं इंटरव्यू लूं बैठ के? मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो आगे कंपनी को एक्सपांड करने के लिए मीटिंग्स करने में लगी हुई हूँ, तो उसके लिए मैंने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जो मेरे को एक बेस्ट बंदा ला के दे रीजनेबल सैलरी पर। अब आप बोलो मैम उसमें कौन सा बड़ा काम है? बहुत बड़ा काम है टू गेट द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तुम मेरे से पूछोगे ना प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो आपको पता है दुनिया में प्रॉब्लम लेबर की चल रही है। ये इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो बंदे हैं ना ये प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे मैंने क्या प्रॉब्लम? मैं सीए हूँ, चार्टर्ड, मैंने रेमंड्स फैक्ट्री ज्वाइन किया 18 लाख के पैकेज में, 2 साल में काम किया। इन्फोसिस ने बोला आ जाओ 20 लाख देंगे, 24 लाख देंगे, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? जाऊं, ज्यादा पैकेज मिल रहा, मैं चली गई, नुकसान किसका हुआ? अब उनको फिर दूसरा बंदा लाना पड़ेगा। तो अभी दुनिया भर में आप पूछो सबसे जो एक बचपन में आपने सुना था कि ईमानदारी नाम की चीज होती है, वफादारी, वफादारी सुना है? आप कितना वफादार हो अपने मालिक के प्रति, वो आज की तारीख में 0 है। पहले के जमाने के लोग कहीं नौकरी शुरू करते थे तो जवानी में शुरू करते थे और बुढ़ापे में वहीं से निकलते थे और बोलते थे मैंने इस कंपनी को अपने 40 साल दिए। आज आप एक बंदा ढूंढ के ला दो जो 10 साल भी बोलते है ही नहीं। जहाँ अच्छा अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे कंपनी निकाल देगी, अच्छा काम करोगे तो व्हाट विल हैपन? दूसरी कंपनी तोड़ लेगी।
और पहले के जमाने में अगर जैसे मैं किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ और जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा बॉस मुझे टाइम टू टाइम पैसा भी बढ़ा रहा होगा। अब हरजोत आया, बोला नेहा मैम ज्वाइन अवर कंपनी। मैंने कहा भाई सुन, बोले आपको यहाँ कितना मिलता है? मैंने कहा 18 लाख। बोले 24 दिन होगा। मैंने अपना बैग लिया और चले गई। अब आज की तारीख में हो तो बेटा यही रहा है, बट अगर मैं तुमसे पूछूं ये सही है कि गलत है? गलत है 100%। जिसने मेरे को 18 लाख कमाने लायक ट्रेनिंग दिया होगा ना, शुरू में तो इतना एबिलिटी ना होगा मेरे में, उसके 2 साल काम करके उसी से सीखा। और कहीं ना कहीं इसी को गद्दारी बोलते हैं। आजकल के एम्प्लॉयज को बोल दो तो भड़क जाते हैं, बोले मैम इसी को ग्रोथ बोलते हैं। मैंने कहा ग्रोथ अपनी कंपनी में करना, अपने मालिक को धोखा देके कहीं और ज्वाइन करना, इट्स नॉट ए गुड मैनर्स। मेरा तो कोशिश रहेगा कि तुम मेरे साथ हो 11th-12th में, तो मैं तुम्हें ये वैल्यू सिखा सकूं, क्योंकि दुनिया में तो नहीं है। लोग जान पूछ के बड़े ब्रांड्स ज्वाइन करते हैं, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, ताकि वहां जॉब एक्सपीरियंस लिया। अच्छा, ज्वाइन करते टाइम उनके मन में प्लानिंग होती है कि यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, टॉप कंपनी है। तो फिर जो मीडियोकर कंपनी है वहां जाके वो एक्स्ट्रा पैकेज मांगते हैं कि मैंने वहां सब सिगरेट सीखे हैं, अब आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दो। वहां मेरे को 40 लाख दे रहे थे, आप 50 लाख दो तो मैं आपकी कंपनी को ग्रो करूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज एथिकल वर्क कल्चर। समझ आया पूरा रूल कैसे चल रही है दुनिया? तो मैं आज की क्लास के बाद कोई पूछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एम्प्लॉय की वफादारी। है ही नहीं। इवन आपके घर में कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो आप पूछना कि पापा आपको, जैसे तुम्हारे यहाँ है, तो पूछना आपको क्या ऑनेस्ट एम्प्लॉयज मिलते हैं? उनका जवाब सुनना तो नहीं, हम आपकी याद आएगी क्लास में। ठीक है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेस। तुम्हारे जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो उनसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भले ही वो है बट मार्केट में तो है। तो उनसे ये पूछना कि नहीं हम पढ़ा रही थी कि आजकल बिजनेस में लोग टिक नहीं रहे, सही है क्या पापा? तुम लोग बातचीत करते हो नहीं अपने पेरेंट्स से? आधा घंटा रोज करना चाहिए, ताकि उनने जो दिन भर में गेन करा वो तुम्हें शेयर करे और तुमने जो सीखा तुम उन्हें बताओ। चलो, यहाँ पर पूरा सीन क्लियर है। एडमिन में कौन कौन बैठा है? अच्छा, ये फैक्ट्री का ये एक एरिया है और एक ये एरिया है। यहाँ मैं क्या रखती हूँ वो बता देती हूँ। आपके घर में खाना बनाने की सारी सामग्री कहाँ रखी रहती है? स्टोर्स में। सब घर में होता है किचन, किचन में रखा रहता है। एक स्टोर रूम होता है जिसमें दाल चावल स्टोर रहता है। अब मशीन से यहाँ पर जाता क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और निकलता क्या है? फिनिश गुड्स। मतलब आप डालते कपड़ा हो, निकलती शर्ट है। इट इज जस्ट लाइक हमने लकड़ी यूज करके टेबल बनाया, तो फॉर्म चेंज हुआ। फॉर्म तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ मैंने रॉ मटेरियल के नाम पे क्या डाला, बट निकली क्या? और अभी के लिए इमेजिन करिए हम सिर्फ शर्ट्स बनाते हैं और कुछ भी नहीं, ना पैंट ना टी शर्ट, वरना कंफ्यूज होगा। तो मेरे लिए जो है शर्ट मेरा मेन आइटम है जिसको बेच के मेरा फैक्ट्री चल रहा है। आ रही बात समझ? पैसा सिर्फ शर्ट बेच के आता है, वो खर्चे दुनिया भर के हो गए। अच्छा, फैक्ट्री मेरी खुद की नहीं है, ये बात याद रखना। फैक्ट्री जो है वो काय की है? रेंट पर। खुद की फैक्ट्री नहीं है। मशीन है, क्लॉथ डाला, शर्ट। अच्छा, ये क्लॉथ आता कहाँ से होगा? दूसरों से। ऑफकोर्स अपन, अब ये मत बोलना मैडम अपन पेड़ से धागा बनाते हैं और धागे से कपड़ा बनाते हैं, प्लीज। इतना टाइम नहीं होता है। वो जो वो कर रहा है वो काम वो कर रहा है भैया। जिसने पेड़ से ये छाल निकाल के धागा बनाया वहीं से बनता है ना। धागा कहाँ से बनता है? काय से बनता है बता? ओ हो। कभी सोचा नहीं मैम ये कैसे बनता है कपड़ा? बहुत सारे धागों को जोड़कर। धागा कहाँ से आया? कॉमर्स ले लिया बॉस, अब तो कूद जाओ कॉमर्स की नदियों में। कोई बात नहीं, आज होमवर्क में मैं को कल पूरा प्रोसेस बताना कि आपके क्लॉथ कैसे बनता है। धागे से बनता है, समझ आया? तो धागा कैसे बनता है और उसकी प्रोसेस यूट्यूब पर है, तो देख के तुम्हें आनंद आएगा कि यस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक, तो आप मान के चलिए हम तो क्लॉथ लेते हैं और फाइन क्वालिटी का क्लॉथ लेते हैं जो मेरे ब्रांड को वैल्यू को एनहेंस करता है। तो क्लॉथ से मैं शर्ट बनाती हूँ। और ये बात समझ आ गई, ये क्लॉथ आता है स्टोर से, मशीन पे तो वहां से आता है। फिर बात ये आती है स्टोर में माल कहाँ से? तो भैया ये फैक्ट्री के गेट है,
उड़ के तो आएगा नहीं, रास्ता है, सड़क डली हुई है, और एक ट्रक के अंदर आता है भर के। ठीक है, ये लॉरी, लॉरी बोल दो, ट्रक बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये माल आता है। और जहां से आता है ना ये माल, मान लो आपकी फैक्ट्री है, दिस फैक्ट्री इज इन भोपाल। फैक्ट्री कहाँ है, माल कहाँ से आ रहा है पता है, दिल्ली से। पॉसिबल है, आ सकता है, आ सकता है। यहाँ पर जो, यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हैं, वो हमें माल भेजते हैं। अब ये जो भाई साहब है, इनसे हमारी डीलिंग है, ये माल हमें दो तरीके से भेजने को रेडी हो जाते हैं। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो नगद में दे देते हैं, और पैसे नहीं होते तो उधार भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, या तो वो मुझे माल कैसा देंगे, कैश, कैश समझते हो, कैश कौन नहीं समझेगा मैडम, कैसी बात करते हो। और एक और जो है उधार, को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट में। मतलब मेरी इमेज अच्छी होना चाहिए, वो मेरी जान पहचान का होना चाहिए, तो उधार भी दे सकता है। तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल आया है वो कहीं बाहर से आया है, और ये जो बंदा है इसका नाम है सप्लायर। क्या नाम है, सप्लायर। इससे ये माल आया। अब ये बार बार मैं बोल रही हूँ माल आया, माल आया, इसका इंग्लिश वर्ड बोल देती हूँ, गुड्स। अगर कपड़ों का व्यापारी है तो कपड़ा उसका गुड्स हुआ, जूते का व्यापारी है तो गुड्स क्या होंगे, जूते, जूते का व्यापारी है। और अगर किताब का व्यापारी है तो गुड्स क्या होंगे उसके लिए, बुक्स। और अगर सब्जी वाला है तो वेजिटेबल्स। मतलब अगर माल वर्ड है तो डिपेंड करता है वो माल किस फैक्ट्री का है, वो क्या काम करता है। ठीक, ये आया। अच्छा, ये फिनिश गुड्स बन के मेरे यहाँ जहाँ रखाते हैं उसको मैं क्या बोल रही हूँ, गोडाउन। गोडाउन में रखाते हैं, और ये माल यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, ऑफ कोर्स बेच रही हूँ मैं, तो लोगों को ही बेच रही हूँ। अब जिन लोगों को मैं ये माल बेच रही हूँ, उनको बेचने का भी मेरे पास दो तरीके हैं। पूछो क्या, हाँ, नहीं डीलर वीलर कुछ नहीं, फैक्ट्री आउटलेट, डायरेक्ट टू कस्टमर। डीलर को भी दे देती हूँ, जो मांगता है उसको दे देती हूँ मैं। तो ये जो बंदा है, ये वो है जो मेरे यहाँ का माल बाय कर रहा है, जो मैं बना रही, मैं सेल कर रही, और वो बाय कर रहा है। तो मैं इसको दो तरीके से दे सकती हूँ। या तो अगर जान पहचान वाला नहीं है, 61,000 रुपए की है, तो मैं बोलूंगी भाई 1,000 रुपए दे और शर्ट ले। और अगर जान पहचान का हरजोती आया मेरी फैक्ट्री में, आप वो एक शर्ट निकाल देना, मैंने कहा ठीक है ले जाओ, मैंने कहा पैसे बोले एक हफ्ते बाद दे दो। तो जान पहचान वालों को आप उधार दे सकते हो। तो आप उधार देते हो तो भी उसको उधार ही बोलेंगे ना, क्रेडिट ही बोलेंगे ना, कोई शक, पक्का, प्रॉमिस। और ये जो है ये बंदा, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको सप्लायर बोलते हैं, तो इस बंदे को क्या बोलते हो कि फैक्ट्री, बताओ ये मेरा कौन है, इजी था। क्या है ये, मेरा माल खरीदती हूँ सप्लायर से, उसको बनाती हूँ, और जिसको बेचती हूँ उसको कस्टमर बोलते हैं। इजी है, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? ये वो है जो आपने ऑलरेडी देखा है पिक्चरों में, या कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, उसको मैं सिर्फ एक रिकनसाइल करवा रही हूँ कि आपको किस चीज को क्या बोलना है। कस्टमर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैडम, कस्टमर वो होता है जिसको हम माल बेचते हैं। मैं पूछूं सप्लायर, तो मैम वो होता है जो हमें माल सप्लाई कर रहा है, इसलिए हम सप्लायर बोलते हैं। और करने का जो मोड है वो दो ही है, या तो नगद या उधार। अच्छा, बैंक से चेक दे रही हूँ तो भी वो कैश में काउंट हुआ, क्योंकि आज की तारीख में आप यूपीआई कर देते हो, या नगद दे देते हो, या चेक दे देते हो, अल्टीमेटली तुरंत भुगतान, फ्यूचर में नहीं। ठीक, क्लियर है? अच्छा, ये माल आया स्टोर में, स्टोर से ये मशीन पे आया, तो ये अपने आप बन रहा है कि कोई लोग खड़े होंगे बनाने में? लोग खड़े, यहाँ भी खड़े। मशीन मैन बोलती हूँ मैं उसको, क्या बोलती हूँ? ये मशीन पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और यहाँ पर ये गेट पे जो खड़ा होता है उसको चौकीदार बोलते हैं। आप देख रहे हो लेबर कितनी कितनी जगह लगा हुआ है,
कुछ लेबर यहाँ लगे हैं, कुछ लेबर यहाँ लगी है, कुछ यहाँ लगी है। अच्छा, स्टोर में भी कुछ लेबर लगी होंगी, माल उतारना रखना ये सब के लिए। ये जितने आपको ये मुंडे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, इन सबको मैं क्या बोलूँ कंपनी का है? क्या बोलूँ? एम्प्लॉयज, दिस आर माई वर्कर्स, एम्प्लॉयज। अब अकाउंटिंग थोड़ा सा भेदभाव करती है। क्या करती है? अकाउंटिंग का कहना है जैसे कोचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेबर है वो कौन है? फैकल्टी। बिना फैकल्टी के क्लास नहीं लग सकती, ठीक। अगर फैकल्टी नहीं आए तो कोचिंग की छुट्टी करना पड़ेगी मतलब। बट अगर सौरभ भैया संतोष भैया छुट्टी मान ले तो कोचिंग नहीं रुक रही। उसी तरह फैक्ट्री में मशीन पे जो आदमी काम कर रहा है, मशीन मैन, वर्कर, वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो नहीं आएगा तो मशीन कौन चलाएगा? बट अगर ये सीए साहब एक दिन नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कल आके काम कर देंगे। तो दोनों टाइप की लेबर में डिफरेंस समझ आता है। एक कहलाता है डायरेक्ट लेबर, एक कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब जो एक्चुअली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहा है। नॉर्मली वो कौन होता है? जो मशीन पे काम कर रहा है। और उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज दिख रहे हैं उनका सबका रोल फैक्ट्री में इनडायरेक्ट है। सौरभ भैया का रोल कोचिंग में इनडायरेक्ट है। करेक्ट? करेक्ट। तो अब तय ये हुआ कि ये जो आते हैं ना मशीन संभालने वाले लोग, जो मशीन पे काम करते हैं, ये पता है कैसे होते हैं? बॉसिंग करने वाले होंगे कि बेचारे आदेश सुनने वाले होंगे? आदेश सुनने वाले। ये मामा लोग बोलते हैं अपन फैक्ट्री में, जो मामा लोग, ये मामा जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। नॉर्मली भोपाल में डेली वेज रेट अभी 600 रुपये चल रहा है। कितना? इनकी मंडी होती है, सुबह खड़े रहते हैं 8 बजे। फैक्ट्री का एक ओनर आएगा या जो एचआर वाला है वो आएगा, तो काम करोगे? हाँ करूंगा। उसको बिठाया और ले गए। वो तय क्या होता है कि तुम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करोगे, जब तुम्हारी छुट्टी होगी तब तुम्हें 600 रुपये दे देंगे। अब इनको पैसा कैसा मिल रहा है? मंथली मिल रहा है कुछ उसमें। कई बार तो ऐसा तय होता है शशांक, ऐसा तय होता है कि आ जाओ, एक शर्ट बनाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। कितना? 100 रुपये। अब वो बोले 100 शर्ट बनाऊंगा तो बोलो जोड़ लो, 10,000 हो जाएंगे। बट कंपनी भी हंसती बोल रही एक लेबर एक दिन में 20 ही शर्ट बना सकता है। बट बंदे को पैसे की जरूरत होगी तो उसने कहा अपने को ले लो, काम करूंगा, मैं करूंगा। उसने दिन भर में 30 शर्ट बनाई, तो 30 × 100 के हिसाब से उसका पेमेंट कितना हो गया? 3,000। कितना हो गया? तो ये वाला जो रोल है ये सिर्फ मशीन पे जो काम कर रहा है उसको मिलता है। बट आज जो ये सीए है कंपनी में, ये जो इंजीनियर्स लगे हैं, ये होते हैं बेटा पैकेजेस में, ईयरली पैकेज। कैसा? ईयरली, कि तुम्हें सालाना 12 लाख मिलेगा। तो एक महीने का कितना मिल रहा है? 1 लाख। तो ये जितने इनडायरेक्ट लेबर हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इनको जो मिलता है वो महीने वाइज मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। सैलरी महीने वाइज मिलती है, एवरी मंथ। बट ये जो लोग है ना, इनको जो मिलता है उनको क्या वर्ड बोलिएगा? डेली वेजेस। वेजेस, वेजेस का मतलब ही ये होता है डेली। अगर उस बंदे का तुमने पैसा रोक लिया ना आज, तो उसके घर पे शायद आज लोग खाना नहीं खाएंगे। ऐसी स्थिति होती है इन लोगों की जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। अगर वो शाम को पैसा घर ना ले जाए तो उनका फैमिली खाना नहीं खाता। तो वेजेस और सैलरी में आज की क्लास के बाद कोई तुमसे अंतर पूछे तो बता सकते क्या है? अपने को अकाउंट्स को अगर साल भर स्मूथ रखनी है, बेसिक तगड़े करते हैं। बेसिक में किस आइटम को क्या बोलते हैं, उसका क्या रोल रहता है, अगर ये यहाँ फिट हो गया तो आपके लिए पूरी अकाउंट साल भर हंसते खेलते निकलेगी। आपको 1% स्ट्रेस नहीं आएगा। और आप अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को देखना, पूरा साल कैसे उलझी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स को है ना ऐसे रटते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ऐसे हैवी वर्ड्स के साथ ही पढ़ना चालू करते हैं। अब मैंने स्टोरी पहले सुनाई
अब मैं इसमें आपको रिलेवेंट वर्ड्स बता दूंगी कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो आपको हमेशा याद रहे। करेक्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है फैक्ट्री सेटअप करने में मुझे कुछ पैसे लगे होंगे क्या? लगे ही होंगे। मशीन आई होगी, ये कंप्यूटर टेबल एसी पंखे सब में इन्वेस्टमेंट लगा है। रेंट वाले ने भी 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट जमा करवाया होगा। पता है ना, रेंट मंथली लगता है, बट जब आप पहली बार कोई जगह लेते हो तो वो 2 महीने का जमा कराता है पहले, और 1 मंथ का रनिंग। मतलब अगर एक 50,000 रुपए भी रेंट हुआ जो फैक्ट्री की जगह आपने पसंद किया, तो वो पहले दिन 1.5 लाख लेगा आपसे। कितना? 2 मंथ्स का डिपॉजिट और 1 मंथ का रनिंग, और फिर हर महीने लेता जाएगा। अब आप बोलो मैम रेंट तो मंथली होता है। हाँ मंथली होता है, बट वो जो 2 महीने का है वो तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है ना, वो तो कहीं से लाना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एम्प्लॉय तो सैलरी महीना पूरे होते ले लेंगे। अब आपका माल बनेगा, कब मार्केट में बिकेगा, तो कब पैसे आएंगे, उस टाइम तक आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी के लिए ये जो आपकी पूरी फैक्ट्री है, सेट करने में आपके 2 करोड़ रुपए लग गए, पॉसिबल है कि नहीं है? टोटल कितने रुपए लग गए बेटा? इसको अपन इन्वेस्टमेंट बोले। इन्वेस्टमेंट कितना किया है? मेरी फैक्ट्री है, 2 करोड़ रुपए लगे। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो मैडम आपने घर का कितना लगाया था, लोन कितना लिया? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बोलूँ पूरा ही लोन है, ऐसा तो कोई बैंक पूरा लोन नहीं देती। आप घर भी खरीदते हो, गाड़ी भी खरीदते हो, तो बैंक कभी फुल फाइनेंस नहीं करती है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, आज पता कर। बैंक बोलते थोड़ा तुम तो लगाओ, थोड़ा हम लगाएंगे। तो ये 1 करोड़ में मान लीजिए 50 lakhs मैंने लगाए, तो मतलब बचा हुआ पैसा कितना हुआ? 1.5 करोड़। ये रुपए कहाँ से आए? तो एक वर्ड आया मैडम ये लोन लिया है, और ये जो मैंने लगाया पता है इसको क्या बोलते हैं? मेरी पूंजी। क्या बोलेंगे? सेविंग्स है मेरी, वही लगाई है। बट बिजनेस इसको एक वर्ड बोलती है, कैपिटल। क्या बोलती है? कैपिटल वर्ड का हमेशा मतलब ये होता है जो पैसा खुद ने लगाया बिजनेस शुरू करते टाइम। अच्छा, वो बिजनेस के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कैपिटल। आपको पता है अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर होता है बेसिक्स में, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थोड़ा बोरिंग है इसलिए मैं इसके बाद वो पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी आपको पढ़ाती ना तो आप सब सोच रहे, बट वो क्या बोलता है वो मैं थोड़ा सा जस्ट बता रही हूँ, ये पॉइंट समझाने के लिए। एक है नेहा, उसने एक फैक्ट्री डाली जिसका नाम है रेमंड्स। ठीक, नेहा ने रेमंड्स खोलने के लिए कुछ पैसे दिए, जिसको क्या बोलते हैं? तो रेमंड्स का क्या फर्ज बनता है कि 1 साल काम करे खूब, और नेहा मैडम को प्रॉफिट दे। तो बिजनेस या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग एंटिटी का जन्म हुआ है। नेहा अलग है, रेमंड्स अलग है। इसको कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो अब आप बताओ, नेहा जो पैसा दे रही है वो रेमंड तो क्या बोल रहा है, क्या है? कैपिटल है। बट नेहा बाहर लोगों को बोलती होगी कि उसने रेमंड्स में क्या कर रखा है। नेहा बोल रही होगी बाहर मेरा इन्वेस्टमेंट इज फैक्ट्री, बट वो पता है फैक्ट्री जो रेमंड्स है वो बोलती है कि नेहा मैडम का कैपिटल है। क्यों बोलती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसके बदले नेहा मैम को क्या देना है, लॉस भी हो सकता है, बट उद्देश्य तो यही होता है कि प्रॉफिट है। तो रेमंड्स के लिए ये क्या है? ऐसा पैसा जो चुकाने वाला है। नेहा मैम जिस दिन मांग ले रेमंड्स फैक्ट्री को कैपिटल, देनी पड़ेगी वापस। अब आप बताओ कैसे देगी? पैसा लग गया, 2 करोड़ रुपए लग गए फैक्ट्री में। 2 महीने बाद मेरा मन नहीं है फैक्ट्री चलाने का, तो मैं क्या करूंगी?
क्या करोगे? अरे आपका जवाब होना चाहिए बंद करोगे। फैक्ट्री मैंने डाली, 2 महीने खूब मेहनत करी, मजा नहीं आ रहा यार। वो सलमान खान की पिक्चर देखी, वो किक वाली, किक नहीं मिल रही यार, गलत लाइन खोली है मैंने। तो आया शौर्य, बोला मैडम आप आ रहे हो सीरियस, आपको बंद करनी, बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे बाप दादाओं को बहुत है टेंशन है, तो बंद कर यार, नहीं करना। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। कितने रुपए लगाए थे? 2 करोड़। काय में लगाए थे? मशीन में, फर्नीचर में, स्टॉक में। वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिक जाएगा, माना थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो मशीन मैंने 40 लाख की खरीदी थी, हो सकता है 30 लाख में बिके, नहीं कि नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आज नेहा मैम ने रेमंड्स को पैसे दिए, रेमंड्स की तो दुख दुख बन रही है। इमेजिन करो उसको एक इंसान की तरह, तो ये सिर्फ मेरी वापस कब मांग ले पैसे, क्योंकि ओनर तो मैं। तो रेमंड्स के लिए कैपिटल का अमाउंट हमेशा एक लाइबिलिटी जैसा होता है। कैसा होता है? लाइबिलिटी। अब आप बोलो मैम लाइबिलिटी क्या होती है? तोड़ो वर्ड को। लाइबिलिटी, लाइबल टू पे, लाइबल टू पे, इंग्लिश वर्ड, द अमाउंट विच यू आर लाइबल टू पे, जिसका आपको पैसा, जैसे स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ग्रोसरी आइटम, ये सारे अमाउंट एक पापा के लिए लाइबिलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज लाइबल टू पे, उनको पे करना ही है। तो लाइबिलिटी का शुद्ध तुमसे कोई मतलब पूछे कि व्हाट इज लाइबिलिटी, तो बोलना जो भी चुकाना है यार, लाइक वो सब क्या कहलाता है? तो आप बताइए रेमंड्स के लिए कैपिटल क्या है? और नेहा मैडम के लिए अगर मैं पूछूं ना कि वो पैसा क्या है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। नेहा मैडम का अपर हैंड है और रेमंड्स फैक्ट्री का लोअर हैंड है। ये दे रही है और ये ले रही है, तो ये तो खींच सकती है ना पैसा कभी भी वापस। तो इसके लिए तो वो एक अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए वो बात क्या है? लाइबिलिटी। जब मांग लेगी सिर्फ तो सारा एसेट बेच देगी। अब आप बोलोगे मैम एसेट 2 करोड़ के थे, बेचने पे टोटल पैसा आया 1,60,00,000। पहले क्या चुकेगा? 2 बैंक लोन भी है, याद है बैंक लोन है। तो बैंक लोन को पहले दोगे कि मुझे पहले दोगे? तो मार डालेंगे बैंक वाले अपना। मजाक मस्ती थोड़ी चल रहा है। मैंने गलत डिसीजन लिया, उसके सजा बैंक भुगतेगी। 1,60,00,000 रुपए आए, उसमें से सबसे पहले क्या चुकाओगे? कितना था? 1.5 करोड़। आगे मेरे को लगा बिस्किट में ले गया। अरे मेरे को सच में इल्यूजन हुआ कि अद्विका की बिस्किट ले गया। सुबह हुआ था, सुबह हुआ था ऐसा। वो लेके खाओगा। कॉफी और फिर अब मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया भाई, इंटरनल। भाई ये मेरा और रेमंड्स का आपसी मैटर है। तू बैंक लोन, तेरे को क्या मतलब? इसका मतलब बैंक लोन कौन सी लाइबिलिटी हुई? एक्सटर्नल। रेमंड्स के एंगल से देखो, रेमंड ने 2 लोगों से पैसे लिए, एक बैंक से, एक नेहा मैम। उसकी अपनी कौन है? नेहा अपनी है ना। बैंक तो मारेगा डंडे। 1,60,00,000 है, बैंक के 1.5 करोड़ चुका दो, कितने बचे? 10 लाख। तो नेहा मैडम ने जो 50 लाख लगाए थे ना, उसमें से उनको सिर्फ कितने वापस होंगे? 10 लाख। अब आप बोलो 40 लाख का घाटा। हाँ जी भैया, मजाक समझ रहेगा क्या फैक्ट्री डालना? लोगों का सुना होगा ना कि घाटा लग जाता है, वो ऐसे ही लगता है। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे तो घाटा लगेगा। तो अभी सबसे पहले अपनी कॉपी में बेटा ये डायग्राम बनाओ। वो फैक्ट्री का डायग्राम तो अभी कल की क्लास में कंटिन्यू होगा, अभी उसमें एक पूरा सेशन और लग रहा है। बट ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूरा एज इट इज नोट करो। फैक्ट्री का डायग्राम अभी बिल्कुल नहीं करना है, वो मैं कल टाइम दूंगी आपको नोट करने के लिए। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लास समाप्त
कर रही हूँ एक